वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थोरेओ। हम में से ज्यादातर लोग शहर की भीड़-भाड़, शोर शराबा और थका देने वाली जिंदगी से परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं। यकीनन हेनरी को भी यही लगा होगा। बस फर्क इतना है कि हम मात्र सोचकर ही रह जाते हैं और वो सोचकर वॉल्डन तालाब के किनारे बसे जंगल में रहने चले गए। वहां बिताए 2 सालों के दौरान लेखक ने जंगलों में जीवन जीने के कुछ नए तरीके सीखे और ये जाना कि कैसे प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग हमसे ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इस किताब को पढ़कर आपको इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की गहराई का पता चलेगा और आप भी आत्म शांति के इस तरह का कोई कदम अपने जीवन में उठा सकेंगे। इसमें आप ये भी जानेंगे 2 साल जंगलों में रहने के दौरान लेखक की मुलाकात कैसे कैसे लोगों से हुई, क्यों जंगली कहलाने वाले लोग घर बनाने की कला में हमसे भी कहीं ज्यादा माहिर हैं, अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक देना क्यों हमारी बेवकूफी है। पहला सबक, लेखक इस बात से बहुत चिंतित थे कि आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल सच्चे ज्ञान और शांति प्रदान करने में असमर्थ है। वो सन 1845 की बसंत ऋतु थी जब लेखक ने शहर की भीड़ भाड़ और थका देने वाले माहौल से परेशान होकर आखिरकार मैसाचुसेट्स शहर के बाहर वॉल्डन तालाब के किनारे बसे जंगलों में जाकर रहने का निर्णय लिया। शहर में रहते हुए लेखक ने इस बात का अनुभव किया कि शहर का वातावरण सच्चे ज्ञान और बुद्धिमान लोगों से दूर ले जाता है। शहरों में आमतौर पर लोग बस पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं ताकि एक बड़े से घर में आराम का सब सामान भर सकें। लेकिन शहरी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों के पास आराम और सुकून का सब साजो सामान तो है, लेकिन आराम के लिए समय नहीं है। इस जीवन के क्रियाकलापों में उलझकर इंसान न अपने परिवार को समय दे पाता है और न ही खुद को। बही खातों और हिसाब किताब में उलझा हुआ इंसान कभी किताबें पढ़ना और अकेले में बैठकर कभी खुद से ही सवाल करना तो कब का भूल चुका है। लेखक कहते हैं कि किताबें ही इंसान की सच्ची दोस्त हैं। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, इन किताबों में आपको सबका हल मिल सकता है, लेकिन बस जरूरत है तो इन्हें पढ़ने की। लेकिन शहर की भीड़ भाड़ में खोकर हम पढ़ने और लिखने की कला को भूल गए हैं। इंसान मॉडर्न होकर जीवन को आसान करने वाली मशीनें बनाने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन वो प्रकृति से दूर हो गया है। वो फूलों का खिलना, पंछियों का चहचहाना सब भूल गया है। इन्हीं बातों से तंग आकर लेखक ने शहर के शोर शराबे से दूर जाकर जीवन के कुछ पल खुद के साथ बिताने का निर्णय लिया। इस दौरान मिले अनुभवों को लेखक ने हमारे साथ बांटा है। तो आइए आगे के सबक में हम उनके अनुभवों से प्रकृति की गोद में कैसे जीवन का सच्चा आनंद लिया जाता है, इस बात को सीखते हैं। दूसरा सबक, वॉल्डन की वादियों में जाकर लेखक ने सरल जीवन के सच्चे आनंद को समझा। जब शहर की जिंदगी से तंग आकर लेखक ने वॉल्डन की वादियों का रुख किया तो उनके इस फैसले को जानकर उनके जान पहचान वालों ने कई अटकलें लगाई। किसी ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है और वो गैर सामाजिक जीवन की ओर जा रहे हैं, तो किसी ने सोचा कि वो जरूर किसी षड्यंत्र की तैयारी में है। लेकिन इन सब अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां जाकर लेखक को ये एहसास हुआ कि इंसान व्यर्थ में ही इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, जबकि जीवन व्यापन के लिए तो बस 4 ही जरूरी चीजें चाहिए। वो है रोटी, कपड़ा, मकान और खाना बनने के लिए ईंधन। उन्हें पता था कि धरती माँ की गोद में इन चीजों की कोई कमी नहीं है और वॉल्डन की वादियों में रहकर वो आसानी से इन्हें इकट्ठा कर अपना समय लेखन और चिंतन में लगा सकते हैं। जब लेखक वॉल्डन के किनारे रहने जा रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें रहने के लिए अपनी छत का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने लकड़ियां जमा की और उनसे अपना घर बनाया और तो और खुद ही खेती कर फल फूल उगाना शुरू किए, जिससे उनके खाने का भी इंतजाम हो गया और उन्हें बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाते थे। लेखक को पता था कि चाहे खेती हो या अपना घर बनाना, दोनों अपने आप में बहुत कठिन काम है, पर वो कहते हैं कि शहर के ऑफिस में बैठकर किसी और के लिए काम करने से ये काम कहीं ज्यादा संतोषजनक है। इसीलिए इन जंगलों में पहुंचकर लेखक ने सादा जीवन, प्राकृतिक भोजन और रोम रोम में ताजगी भर देने वाली हवा का आनंद लेते हुए एक अनोखे अनुभव की शुरुआत की। तीसरा सबक, अपना घर बनाना हो या बागवानी करना, दोनों ही काम लेखक को बहुत आनंददायक और उपयोगी लगे। लेखक के अनुसार आजकल के आधुनिक युग में जो घर बनते हैं वो सर ढकने के लिए छत के बजाय एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। कहा जाता है कि घरों में सपने बसते हैं, पर आजकल लोग घरों को मात्र दूसरों को नीचा दिखाने का एक साधन ही समझते हैं। इसके विपरीत आधुनिकता से कोसों दूर जंगल में रहने वाले लोग, जिनको हम जंगली कहते हैं, वो अपने घरों को एकदम प्राकृतिक और सही ढंग से बनाते हैं ताकि वो हर मौसम से उन्हें बचा सके।
सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिकता की इस दुनिया में तो हजारों लोग बेघर हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं, जबकि इन शांत जंगलों में हर एक को प्रकृति अपना पेट भरने का और सर छुपाने का बराबर अवसर प्रदान करती है। घर बनाने के साथ साथ अपने खाने के लिए सब्जियां और फल भी लेखक खुद ही उगाते थे। हालांकि घर बनाने और खेती करने में लेखक को काफी दिक्कतें भी आईं, पर उनका कहना है कि खुद अपने हाथों से उगाई गई सब्जियों को खाने का संतोष ही कुछ अलग था, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तो और इन कामों को करने से लेखक को प्रकृति के बारे में और ज्यादा जानने का अवसर मिला। उनका कहना था कि चाहे किताबों में जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद किसी काम को करके नहीं देखता, तब तक उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप आप स्वयं ही ये तय कर सकते हैं कि किसको ज्यादा अनुभव होगा, उन स्टूडेंट को जो कि मेटलर्जी क्लास से बैठकर खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं, या वो मजदूर जो रोज अपना खून पसीना बहाकर खानों में से खनिज निकालते हैं। इसीलिए जब तक आप किसी काम को खुद नहीं करते, आप उसके दौरान आने वाली समस्याओं और समाधानों को नहीं जान सकते। चौथा सबक। वॉल्डेन जाकर लेखक ने ये जाना कि प्रकृति की गोद में कितना सुकून और एकांत का एहसास है, जहां हम अपने हर दर्द की दवा तलाश कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो लेखक ने उस दौरान सीखी वो ये थी कि प्रकृति सबको समान हक देती है। उसके लिए कोई छोटा या अमीर गरीब नहीं है। लेखक ने यहाँ अपना खुद घर निर्मित किया, जिसकी कीमत उन्हें करीब $28 पड़ी, जो कि उन दिनों के हिसाब से काफी कम थी। लेखक कहते हैं कि इतने पैसों में तो कॉलेज के हॉस्टल में मात्र एक कमरा 1 महीने के लिए किराए पर मिलता, और लेखक के पास अपना खुद का घर था। प्रकृति के बीचों बीच एकांत में उन्हें अपने लिए काफी समय मिल जाता था, जिस दौरान वो किताबें पढ़ सकते थे और आत्मचिंतन कर सकते थे। लेखक कहते हैं कि शायद जंगलों में अकेले रहने की बात सुनकर किसी को ये लग सकता है जैसे कि कोई सजा हो, लेकिन वहाँ वो अकेले होकर भी कभी अकेला महसूस नहीं करते। चिड़ियों का चहचहाना, झिंगुर का शोर, गिलहरियों का छत पर कूदना, ये सब उनके साथ था, और इन गुदगुदा देने वाली आवाजों को सुनकर लेखक को खुशी और उमंग का एहसास होता था। रात को जब तालाब के पानी पर तारे टिमटिमाते थे तो वो दृश्य देखते ही बनता था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई मेरा तेरा वाली भावना भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही ग्रह पर पहुंच गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका है। ऐसा एहसास पाकर लेखक काफी उत्साहित और संतुष्ट महसूस करते थे। पांचवा सबक। जल्द ही लेखक के छोटे से घर में मेहमानों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे लेखक ने वहाँ एक दुनिया बसा ली और एक खास दिनचर्या बना ली। वो सुबह बागवानी करते, दोपहर में अपनी उगाई हुई सब्जियों को बेचने और खाने का जरूरी सामान लेने शहर की ओर निकल जाते। जैसे जैसे लोगों को लेखक के बारे में पता चला, लोग उनसे मिलने वहाँ आने लगे। लगातार मेहमानों की बढ़ती संख्या के कारण थोरियो को अपना घर छोटा लगने लगा। लेखक इन जंगलों में एकांत की तलाश में आए थे और अब उनके द्वारा बनाया हुआ एक कमरा अक्सर लोगों से भरा हुआ रहता। चूंकि लेखक काफी खुशमिजाज व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने मेहमानों के लिए वो टेबल और कुर्सियां घर के बाहर ही लगा देंगे, ताकि वो सब एक खुले आसमान के तले अपनी बातें कर सके और लेखक को उनके स्वागत में कोई परेशानी ना हो। उनका एक खास पसंदीदा मेहमान था एक नौजवान जो उन जंगलों में लकड़ी काटता था। उसने थोरेओ के घर के कुछ ही दूरी पर अपना घर बनाया था। वो और उसका कुत्ता अक्सर लेखक के घर के सामने से गुजरते थे। लेखक को उसका व्यवहार और सादगी बहुत पसंद थी। लेखक कहते हैं कि वो इतना नेक दिल और इज्जतदार व्यक्ति था कि कई आसपास के लोग उसे जंगल का राजकुमार भी कहते थे। लेखक को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसे भी लेखक की ही तरह ह्यूमर की कविताएं बहुत पसंद है। लेखक के अन्य मेहमानों की सूची में उनके कई लेखक दोस्त और जान पहचान वाले शामिल थे। थोरेओ अपने मेहमानों की खातिर में कोई कमी नहीं करते थे। उन्हें बाकायदा बिठाकर चाय पिलाते और अपने हाथों से बनाई हुई ब्रेड भी खिलाते। इसी चाय के प्याले के साथ कई जरूरी बातों पर चर्चाएं भी होती थी। इन बातों से साफ था कि जंगल में अकेले रहने के बाद भी लेखक एक गैर सामाजिक जीवन नहीं जी रहे थे, बल्कि उनका घर किसी खुशनुमा मीटिंग पॉइंट से कम नहीं था। छठा सबक। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मानो लेखक के परिवार का हिस्सा बन गए थे। हालांकि लेखक के घर पर आने जाने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लेखक के सच्चे साथी तो उनके आसपास रहने वाले वन्य प्राणी ही थे। वहाँ के पंछी, चूहे, लंगूर, बंदर सब मानो उनके दोस्त हों। खासतौर पर जंगली चूहे तो जैसे उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। ये चूहे शहर के चूहों से काफी अलग थे, क्योंकि शहर के चूहे तो लगभग रोज इंसानी आबादी से रूबरू होते हैं, लेकिन जंगल के चूहों के लिए तो इंसान नए थे। इसीलिए शुरू शुरू में तो वो लेखक से डरकर भाग जाते थे, लेकिन लेखक के साथ रह रहकर उन्हें भी वो अपने से लगने लगे थे। कभी तो वो उनके कपड़ों में घुस जाते थे, कभी बिस्तर पर कूदते थे
और तो और जब भी लेखक खाना खाते सब जमा हो जाते और लेखक मुस्कुराकर उनकी ओर खाने का टुकड़ा फेंक देते थे। लेखक के खास दोस्तों में तीतर पक्षियों का एक समूह भी शामिल था। उनकी सुरीली आवाज और उनकी बुद्धिमत्ता दोनों पर लेखक का दिल आ गया। लेखक अक्सर अपनी कुर्सी अपने कमरे के बाहर लगाकर कई घंटों उन्हें निहारते रहते। शुरू में तो ये पक्षी लेखक से शर्माते थे, लेकिन बाद में उन्हें भी लेखक की आदत सी हो गई थी। जब भी लेखक घर से बाहर जाते उन्हें खास ध्यान देकर कदम रखना पड़ता था कि कहीं किसी छोटे से तीतर पर उनका पैर ना आ जाए। ऐसी खूबसूरती और शांति का अनुभव लेखक ने अपने जीवन में पहली बार किया था। लेखक ये देखकर हैरान थे कि कैसे ये छोटे से दिखने वाले वन्य प्राणी इतने जतन और होशियारी से अपना घर बनाते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। इन जानवरों से प्रभावित होकर उनकी मदद के लिए सर्दियों में लेखक ने अपने खेतों में अनाज छोड़ दिया ताकि जानवर उन्हें खाकर अपना गुजारा कर सके। 7वां सबक, वॉल्डन के किनारे बिताई सर्दियां लेखक के लिए काफी मुश्किलों भरी थी। 22 सितंबर 1845 के एक महीने बाद जब बर्फ जम गई और सर्दियों का मौसम आया तो वॉल्डन के किनारे जिंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी लेखक ने सोची थी। सबसे पहली दिक्कत थी पानी की, क्योंकि वॉल्डन तालाब का पानी पूरी तरह से जम गया था और वहीं लेखक के लिए पीने के पानी का एकमात्र साधन था। इन सर्दियों में जब भी लेखक को पानी की जरूरत पड़ती तो उन्हें बर्फ को तोड़ना पड़ता और उसे गर्म कर पानी बनाना पड़ता, और यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल काम था। दूसरी सबसे जरूरी बात थी खुद को गर्म रखना। उसके लिए लेखक को सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपने घर के अंदर चिमनी बनानी थी और अपने घर को प्लास्टर करना था, और उन्होंने ये काम नवंबर शुरू होने से पहले करना था, क्योंकि उन दिनों बहुत ज्यादा ठंड होती है और बिना किसी गर्माइश के वहां रहना मुश्किल था। लेकिन लेखक खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि वहां उन्हें जलाने के लिए लकड़ी की कभी कोई कमी नहीं आई। जो लकड़ियां तालाब में बहकर किनारे तक पहुंच गई थी, खासतौर पर बहुत बढ़िया ईंधन का काम करती थी, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा काफी अच्छी थी। इसलिए उससे बनने वाली भाप से घर का हर एक कोना गर्म हो जाता था। और तो और लेखक ने ये भी महसूस किया कि इन लकड़ियों पर बनाया हुआ खाना पहले से अधिक स्वादिष्ट था। तो इस तरह मेहनत और भाग्य के सहारे लेखक ने वॉल्डन में अपनी सर्दियां लगभग अच्छे से बिता ली। 8वां सबक, बसंत ऋतु लेखक की जिंदगी में एक नई बहार की तरह आई। आखिरकार कड़ाके की ठंड के बाद बसंत ऋतु का सुहावना मौसम आ ही गया। ये मौसम अपने साथ लेखक की जिंदगी में एक नया और अनोखा अनुभव लेकर आया। लेखक तालाब में जमी बर्फ को पिघलते हुए देख खुश थे और अब उनको पानी की समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, पहाड़ों से पानी बहता हुआ तालाब में गिर रहा था। चूंकि पानी अपने बहाव के साथ मिट्टी भी ला रहा था, इसीलिए ये दृश्य ऐसा था मानो किसी ज्वालामुखी से भूरे रंग का लावा बह रहा हो। बसंत ऋतु के आने का सबसे पहला संदेश उन्हें पक्षियों ने अपनी सुरीली आवाज में गा कर दिया, और देखते ही देखते तालाब का किनारा फिर से अनेक प्रकार के पक्षियों, वन्य प्राणियों से भर गया। चिड़ियों की सुरीली आवाजों के साथ फूलों का खिलना भी शुरू हो गया। सूखी और मुरझाई घास में भी जान आ गई और वो चमकीले हरे रंग की लहराती हुई फसल में तब्दील हो गई। पेड़ों पर भी मानो नई जवानी आ गई। ये सारा दिलकश नजारा लेखक के लिए सपने से कम नहीं था। शहर में पले बड़े लेखक प्रकृति के इस अनोखे जीवन चक्र को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। प्रकृति को इतने करीब से जानना उनके लिए आज तक का सबसे प्रेरणादायी और सुहाना एहसास था। 9वां सबक, वॉल्डन में बिताए 2 सालों के दौरान लेखक ने जिंदगी के कई जरूरी सबक सीखे। आखिर 2 सितंबर 1847 का वो दिन आ ही गया जब लेखक को वॉल्डन की वादियों को अलविदा कहकर दोबारा अपने घर लौटना था। लेखक के मन में यही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर जाने की जरूरत ही क्या है, लेकिन फिर भी अंतरात्मा से ये जवाब आया कि उनके पास एक ही जीवन है, अभी अनेकों ऐसे अनुभव उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सोचकर लेखक ने वहां से जाने का फैसला लिया। ये बात तो साफ थी कि लेखक ने इन 2 सालों में जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। सबसे पहली चीज जो लेखक ने जंगलों में आकर जानी वो ये कि अगर हम अपने जीवन को सरल और सादा बना लेंगे तो जीवन की कड़ियां अपने आप सुलझने लगेंगी और आप एक उच्च कोटि का जीवन व्यापन कर सकेंगे। शहरी जीवन में रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या के कारण व्यक्ति का दिमाग रुक सा जाता है और उसकी सोचने की शक्ति सीमित हो जाती है। इसीलिए जब लेखक जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके लेखन को एक नया अंदाज मिल गया है। उनका दिमाग पहले से कहीं अधिक कलात्मक अंदाज में सोचने लगा है। लेखक कहते हैं कि क्या फायदा अपने आप को थका कर इतना काम करने का जब आखिर में सिर्फ कुछ रुपये ही हासिल होने हैं जो कि आपको जीवन में सुकून नहीं दे सकते।
लेखक के अनुसार व्यक्ति जितना इन आधुनिक जीवन के भौतिक सुखों में खो जाएगा, उतना ही सच्ची खुशी और संतोष से दूर होता जाएगा। मानव जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, इसीलिए उसे मात्र पैसे कमाने की दौड़ में लगाकर हम इस अनमोल जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। लेखक के इस सफर से हम भी ये सीख सकते हैं कि सरलता में ही सच्चा सुख है। इस किताब का मेन मैसेज। सन 1845 में लेखक हेनरी डेविड थोरेयो ने एक सरल जीवन की तलाश में वॉल्डन तालाब के किनारे जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी सोच को और बड़ा कर सकें। प्रकृति की गोद में बिताए इन 2 सालों में लेखक ने जीवन के जो अनमोल सबक सीखे वो आज के दशक में भी उतने ही उपयोगी और उचित लगते हैं। क्या करें? अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत और ताकत से जुट जाएं। अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को कभी भी कम न होने दें। चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, चाहे समाज के लिए आपके सपने कितने भी अलग और अनोखे क्यों ना हो, आप उन्हें पूरा करें। क्योंकि जब आप अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि ये तो आपने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है।